नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारा खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में बीते करीब 2 महीने से तबाही मचाई हुई है। अब जाकर कोरोना के नए आंकड़ों में थोड़ी कमी देखी जा रही है, तो दूसरी लहर से राहत मिलने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस राहत के बीच एक आफत भी सामने आई है। कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के दर्जन भर राज्य में इस बीमारी का कहर बरप रहा है और यूपी में भी ब्लैक फंगस का कहर बरपा है। यूपी के लखनऊ में ब्लैक फंगस के 50 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं मेरठ में भी 42 मामले सामने आए और 3 की मौत हुई। साथ ही यूपी के अलीगढ़ में 2 केस सामने आए हैं। जितनी तेजी के साथ इस इन्फेक्शन का कहर बरपा है, उतनी ही तेजी के साथ व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई। जी हां, यूपी के कानपुर नगर से भी ऐसी एक तस्वीर सामने आई जो जिला अस्पताल के दावों की पोल खोल रही है। कानपुर में जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीज और तीमारदार 24 घंटे से इमरजेंसी में भटक रहे हैं, लेकिन इन मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। गुस्साए तीमारदार ने अस्पताल के व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सिस्टम की जो व्यवस्था चरमराई थी, क्या वो वैसी ही रहेगी? क्या ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है? जितनी तेजी के साथ ये इन्फेक्शन फैल रहा है, उतनी ही तेजी के साथ आखिर व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्यों प्रशासन समय रहते इसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा? और क्यों ब्लैक फंगस के मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है? व्यवस्थाओं को लेकर लगातार दावे और वादे किए जा रहे हैं। बेडों की संख्या बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्लैक फंगस अपना कहर बरपा रहा है, इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर व्यवस्थाएं कब बेहतर होंगी, कब मरीजों को समय पर इलाज मिल पाएगा। वहीं इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, जिससे ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो पाना मुश्किल हो रहा है। कोविड महामारी और उसके लंबे समय तक इलाज के चलते कई लोगों में ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी, इसके उपचार को लेकर के ये खबरें आ रही थी कि इसका इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध नहीं है और लोगों को ब्लैक में बहुत ज्यादा दामों पे खरीदना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद जी को यह दायित्व सौंपा है कि लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और मेरठ, इन मंडलों में वह यह इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के माध्यम से, और अगर कोई रोगी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा है तो वह वहां के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य वो आवेदन करेगा और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से उसको इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। 3 दिन का इंजेक्शन, 3 दिन की औषधियां एक साथ उपलब्ध कराने की सरकार ने व्यवस्था की है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है वो स्वागत योग्य है, ताकि ब्लैक फंगस की तकलीफ से जूझ रहे जो लोग हैं उनको समय पर औषधि मिल सकेगी और इस कठिनाई से वो मुक्त हो सकेगी। विश्व में कोरोना वायरस तबाही मचाए हुए है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस की पहली लहर आके गुजर गई, दूसरी लहर में भी उसने बहुत तबाही मचाई। अब तीसरी लहर का वैज्ञानिक और डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं कि ये छोटे बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा असर करेगी, क्योंकि वैक्सीन के छोटे बच्चों के इंतजामात अभी पुख्ता नहीं है। निश्चित रूप से इसी बीच जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला दौर चल रहा है वो काला फंगस, ब्लैक फंगस के नाम से ये जो बीमारी आई है, ये जो कोविड के मरीज हैं जिनका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा है या जिनको ज़्यादा स्टेरॉइड मेडिसिन दी गई है, उनको ये, जैसा कि एंटी सर्जन्स बता रहे हैं, कि नाक के ज़रिए ये हलक में आता है, फेफड़ों में जाता है और कभी कभी जब ये भयानक हो जाता है तो ये ब्रेन में चला जाता है। उस कंडीशन में मरीज़ को बचा पाना डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। इस नाजुक घड़ी में हमारे डॉक्टर्स की टीम मेहनत तो कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, चाहे वो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो कि इस काला फंगस की जो ये बीमारी फैली है, जिससे तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं, जिससे लोगों की आंख तक गंवानी पड़ रही है, डॉक्टर्स को उनकी आंखें निकालनी पड़ रही हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो मेरठ हो, सभी जिलों में, सभी जनपदों में, सभी स्टेट्स में ये ब्लैक फंगस जैसा घातक रोग पैर पसार चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जल्द सरकार इस पर कठोर कदम उठाएगी। तो व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ब्लैक फंगस और कोरोना, एक तरफ कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले खेमचंद जी, सवाल इस बात का कि आखिर कब व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, क्योंकि कोरोना एक लड़ाई और दूसरी लड़ाई अब ब्लैक फंगस, और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि व्हाइट फंगस की भी खबरें आ रही हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कोरोना के बाद जो हमारे भाई बहन रिकवर होते हैं उनमें जो इम्यूनिटी है बहुत कमजोर हो जाती है। कमजोरी की वजह से उनको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं और उसमें अभी दुर्भाग्य से जो ब्लैक फंगस है वो ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है या ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। और ये ब्लैक फंगस की बीमारी पहले से है और इसकी दवाइयां भी उपलब्ध हैं। लेकिन जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पा रही हैं कई जगहों पर मरीजों को। आप पूजा जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने सुना होगा और आपके टीवी ने भी चलाया भी होगा कि यूपी की गवर्नमेंट ने, पर्टिकुलरली यूपी की बात करूं, बाकी के राज्यों ने भी अपने अपने एक्शन लिए। यूपी की सरकार ने ये साफ साफ निर्देश दिए हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों को कहीं भी उनको इलाज दिया जाएगा। अगर वो प्राइवेट में है तो उनकी जो रिपोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन 3 दिन की जो किट है जिसमें इंजेक्शन भी है, बाकी की जो दवाई है सीधा सीधा हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि प्रदेश में भगदड़ ना मचे। प्रदेश में जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बाहर प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, लोग लाइन लगा रहे हैं, लोग ब्लैक में कर रहे हैं या ब्लैक में खरीद रहे हैं, वैसी स्थिति ना आए। तो सीधा सीधा जो मरीज है, सीधा सीधा जिसको जरूरत है, उनको 3 दिन की किट उपलब्ध कराई जाएगी, पहुंचाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। सीएम साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस पे पूरी तरीके से जो यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन है सतर्क है, इससे लड़ाई लड़ने के लिए सतर्क है और तैयार है और हम इस पे काबू जरूर पाएंगे। लेकिन स्थिति इसलिए भी हुई क्योंकि कोविड में कई जो हमारे आप कह सकते हैं डॉक्टरों ने जो एक पर्टिकुलर दवाई है उसका उपयोग ज्यादा किया, उसकी वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, उससे भी ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। अब हमारे जो नेशनली जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें बोला गया है कि आप स्टेरॉइड जो दवा ज्यादा दे रहे हो उसको कम करो, स्टेरॉइड को कम करो, ताकि जो हमारे जो मरीज हैं उन पे इफेक्ट या फिर आप कह सकते हो उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा डाउन ना हो कि और बीमारियां उनको लग सकें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो सेंटर प्लस स्टेट्स इस पे एक्शन ले रही हैं। जरूर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। कई राज्यों ने इसको महामारी भी घोषित किया है और पूरा देश इस पे सतर्क है और एज अ टीम इंडिया काम कर रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम इससे भी निजात पाएंगे। जिस तरीके से हम कोरोना को कम करते जा रहे हैं, कोरोना की स्थिति बेटर हो रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है। आज पूरे देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अधिकतर राज्यों में बेडों की उपलब्धियां हैं। कुछ राज्य जहाँ पे अभी भी नंबर बढ़ रहे हैं या पीक कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो वहाँ पे होम क्वारंटाइन में हर तरीके की आप कह सकते हैं फैसिलिटी देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा वहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप इतने ज्यादा टेस्ट करा के आप चल रहे हो तो इसका मतलब कि आप सतर्क हो और सतर्कता के साथ आप इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है हिमांशु कुमार जी, जो व्यवस्थाएं हैं, क्या लग रहा है आपको इन व्यवस्थाओं के साथ ब्लैक फंगस से निपट पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने मित्र की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं और बड़े बड़ी बातें करना और ख्याली सपनों दिखाना, ये इन लोगों का काम है। यही करके आज तक ये सप्ताह हत्याते आए हैं और आज इस महामारी में भी ये राजनीति करने से नहीं छूट रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यूपी में प्रयागराज में जो आज स्थिति हुई है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। किस तरह से गंगा के बालू में, रेत में किस तरह से लाश छिपे हुए थे और किस तरह का स्थिति हुआ। जो योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आने से पहले यूपी में वादा किया था कि हम 6 एम्स की स्थापना करेंगे, कहाँ है वो 6 एम्स? आज गांव में टेस्ट नहीं हो रहा है। यदि टेस्ट हो तो आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आंकड़ों की कालाबाजारी, आंकड़ों का खेल
और आंकड़ों के खेल में योगी आदित्यनाथ जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका हिमांशु जो जी, काला कारनामा है, आंकड़ों की इस भी तरह से कालाबाजारी हो सकती है क्या? आंकड़ों की कालाबाजारी इस तरह से हो सकती है पूजा जी कि यदि आंकड़े सही नहीं है उसको हम कालाबाजारी ही कर सकते हैं। उसको छुपाया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं? छुपाने को तो ही कालाबाजारी कर सकते हैं। ये आंकड़े को छुपाया जा रहा है और आंकड़ों को छुपा करके एक गलत आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए ये लोग पूरी तैयारी कर लिए और गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस तरह से गांव में टेस्ट नहीं हो रहा है, जो भी आंकड़ा आ रहा है वह सिर्फ हॉस्पिटल में जो मृत्यु हुआ या जो संक्रमित मरीज पाए गए उसका सिर्फ आंकड़ा है। आज देहातों में कहीं कोई जांच की व्यवस्था नहीं है और लोग दम तोड़ रहे हैं। आप म्यूकोर माइक्रोसिस की बात कर रहे हैं जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। आज ब्लैक फंगस से देहात की यूपी में जो स्थिति है वह बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं है, उसका कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है, कहीं कोई बातें नहीं हो रही है। पूर्णतः यूपी की गवर्नमेंट फेलियर हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन के बिना लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, उन्हें इस्तीफा कर देना चाहिए था। उनसे ये राजपाट चलने की योग्य नहीं है और उन्हें फिर से क्या कहते हैं, जनता से जनादेश लेने की करना चाहिए था, जनादेश लेना चाहिए। खेमचंद जी, कई देखिए हमारे हिमांशु जी की तरफ से लगाए गए हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और उनको यूपी में एम्स नहीं दिखते। मैं उनको 2 एम्स बता दूं, वहां जाके वो चेक कर लें और अपना इलाज कराना चाहें या किसी और दूसरा इलाज कराना चाहें तो चले एम्स बनेगा तो सवाल तो उठेंगे ना खेमचंद जी। सुन लीजिए, पूरे 70 साल में कितने एम्स बने और हमारे मोदी सरकार में उनकी संख्या को अभी 16 फंक्शन है, 8 बनाए जा रहे हैं, 24 पहुंच गया है। एम्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि रातों रात एम्स बन जाए। आज उत्तर प्रदेश में 2 फंक्शनल एम्स हैं, एक आपका रायबरेली में है, दूसरा गोरखपुर। आप रुकिए भैया, रुकिए 2 एम्स अभी फंक्शनल हैं और सेकंड फेज के 8 एम्स जो बन रहे हैं, 24 हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड फेज में और भी एम्स उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो इस तरीके का आरोप लगाना कि एम्स वहाँ पे नहीं है, ये गलत है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक टेस्टिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक पे, अगर आप जमीन पे रहते हो, हर ब्लॉक पे 2 मोबाइल वैन का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि वो गांव-गांव जाके, घर घर जाके टेस्टिंग कर सकें, फैसिलिटी दे सकें, जो किट है कोरोना की वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। 1 लाख टीम घर घर जाके गांव में टेस्टिंग कर रही है, 1 लाख टीम वो टेस्टिंग भी कर रही है, ट्रेसिंग भी कर रही है और जहाँ पे प्रॉब्लम पाई जाती है वहाँ पे किट को दिया जा रहा है, लोगों को सपोर्ट दी जा रही है। खुद योगी आदित्यनाथ जी, खुद सीएम साहब हर जिले का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 20 लाख वैक्सीन बची है। आपको लगता है कि सिर्फ 20 लाख वैक्सीन से पूरा उत्तर प्रदेश वैक्सीनेट हो जाएगा? नहीं मैडम, हम 2-3 चीजों को मिक्स ना करें। वैक्सीनेशन पे मैं अभी अपनी बात बताता हूँ। वैक्सीनेशन में 21 करोड़ के आसपास वैक्सीन हमारी जो सरकार है उसने राज्यों को दे दिया है। इस नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ कि बचे कितने हैं? मैडम आप सुनिए ना, सुनिए। इस महीने में जो वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, 8 करोड़ है, लेकिन रशिया से वैक्सीन आ चुकी है। अगले महीने में 9 करोड़ हमारा इंडिजीनियस रहेगा और विदेशों से वैक्सीन आ जाएगी। जुलाई तक हमारे पास लगभग 21 करोड़ और वैक्सीन होंगी और बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमारे पास 216 करोड़ वैक्सीन की डोसेज होंगी। पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगी, एंड ऑफ वैक्सीन होंगी और हम उन्हें एक्सपोर्ट की पोजीशन में होंगे। ये जो लोग कह रहे थे 2 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, 25 साल लग जाएंगे, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। लॉजिकल रोड मैप है, जल्दी ही हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्शन को तेजी से इम्प्रूव किया जा रहा है। हर तरीके से वैक्सीनेशन देश में उपलब्ध हो उस पर काम किया जा रहा है। सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एवरीबडी विल बी वैक्सीनेटेड इन इंडिया। आज भी जो वैक्सीनेशन की स्पीड है भारत में सबसे ज्यादा तेज है। नंबर्स में आप लगाओगे, अगर इतनी जनसंख्या अमेरिका में भी होती शायद वो भी वैक्सीनेट नहीं करा पाते। तो हमें समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसके बावजूद हम फास्टेस्ट रेट पे वैक्सीनेट कर रहे हैं। पहले जो महामारी आई थी, चाहे वो टीबी की महामारी है, पोलियो की महामारी है और विभिन्न प्रकार की महामारी आई थी, जापानी जो एक बीमारी चली थी उसका जो महामारी थी, उन सभी की वैक्सीन बरसों बाद भारत में आई थी। पहले भी सरकारें थी, लेकिन मोदी सरकार में पूरे विश्व में वैक्सीन दिसंबर में लॉन्च हुई, तो हमारे भारत में भी जनवरी में लॉन्च हुई, स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हुई। हमें इस पर प्राउड होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए
समस्याएं हैं, ये भी हम समझते हैं। तब क्या हम लेकिन टेक्नोलॉजी समस्याओं को में दूर पीछे करने नहीं के थे? लिए रोड मैप है, युद्ध स्तर पे हम काम कर रहे हैं। हिमांशु जी, कहा यह जा रहा है कि पहले जब महामारी आई थी तब वर्षों लग गए थे वैक्सीन बनने में और अभियान चलाने में, लेकिन 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि वैक्सीन तो आ गई, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन तो दूर, टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इलाकों की तरफ से ये खबरें सामने आई, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब टेस्ट ही नहीं हो पाएगा, ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर कितने मरीज हैं, तो फिर इलाज उनका कैसे हो पाएगा। और इस बीच अलग अलग बीमारियां और फैल रही हैं। टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, 4.25 करोड़ टेस्टिंग। सवाल मुझसे है तो मुझे आ रहे खेमचंद जी। जी हिमांशु जी, देखिए पूजा जी, हमारे मित्र जो बोल रहे थे वो उसमें कहीं सत्यता नहीं है। आप सही बोल रहे हैं। गांव में, देहात में प्रत्येक घर में लोग आज बीमार है। गांव का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां लोग सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना के जो और सिम्टम हैं उससे पीड़ित नहीं है। लेकिन जांच के अभाव में और आंकड़ों का खेल ने देहात के लोगों को जीना दूभर कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करने वाले मोदी जी आज देहात को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर दिए। जो लेकिन मोदी जी कह तो रहे हैं कि गांव-गांव तक टेस्टिंग जरूरी है। डीएम के साथ बैठक में भी उन्होंने यही कहा। सुन लीजिए ना, लेकिन टेस्टिंग हो कहाँ रहा है? आज बाजार से जीवन रक्षक दवाएं गायब हो चुकी है पूजा जी। जब जीवन रक्षक दवाएं ही नहीं मिलेगी, जो एजिथ्रोमाइसिन चाहिए कोरोना के लिए, जो जिंक की दवाएं चाहिए, जो मल्टीविटामिन चाहिए, वो दवाएं आज बाजार से गायब है। पैरासीटामोल नहीं मिल रहा है बाजार में। तो फिर नहीं, गलत बात ना करें, गलत बात ना करें। पैरासीटामोल तो हिमांशु जी आपको हर मेडिकल स्टोर तक मिल जाएगी। मैं पैनिक ना फैलाएं हिमांशु भाई, आप मेरे को गाँव बताओ। जी और ठीक है, खेमचंद जी का नाम बताओ। खेमचंद जी आपके पास आ रहे हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं। जी हिमांशु जी, प्रमाण ये है कि इलाहाबाद में जो रेत में सब दबे हुए थे वो कहाँ का सब था? इतना सब कहाँ से आया? ये तो आप समझ लीजिए। देहातों में किस नहीं, पैरासीटामोल और शव का कनेक्शन समझ में नहीं आया हिमांशु जी। खेमचंद जी एक मिनट, आपके खेमचंद जी लौट रही हूँ आपके पास में। हिमांशु जी, शव का कनेक्शन पैरासीटामोल से कैसे, ये समझ नहीं आया। देखिए, पैरासीटामोल ही नहीं, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, जिंक की दवाएं, विटामिन, मल्टीविटामिन दवाएं, ये लोगों को यदि उपलब्ध नहीं है देहात में, जांच नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग देहात में मर रहे हैं इस बीमारी से। तो उसका कोई आंकड़ा ही नहीं सरकार के पास है और बिना आंकड़ा का ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। आज आप समझ लीजिए, भारत में जो वैक्सीन बना है जिसके लिए पीठ थपथपा रहे थे, तो आज वैक्सीन बाहर क्यों गया? इसके पीछे सरकार की क्या मजबूरी है? आज देहात में और जो अपने देश के लोग हैं उसको क्यों नहीं मिला वैक्सीन? और आज वैक्सीन का टाइम इतना लंबा क्यों कर दिया गया है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में? इसका एक ही कारण है कि आज देश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ट्रायल पर सवाल उठाना तो वैज्ञानिकों और डॉक्टर पर सवाल उठाने जैसा हो जाएगा हिमांशु जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार कमीशन, मैं आपको बताता हूँ, सरकार 1 रुपया खर्च नहीं किया है। सारा पूंजी विदेश के लोगों का, जो विदेश के देश हैं उनका है, बाहरी देशों का है। और इसके कारण एक वैक्सीन का बड़ा खेत इनको विदेश भेजना पड़ा है। आज देश में वैक्सीन का क्राइसिस है और लोग त्राहिमाम में है, लोग मर रहे हैं। जो जीवन खेमचंद जी ने आंकड़ा तो दे दिया, 216 करोड़ वैक्सीन आ रही है। पूजा जी जी आ रहे हो जी। खेमचंद जी बताइए पूजा जी। हिमांशु जी लौटेंगे आपके पास में। खेमचंद जी, 2-3 सवाल के जवाब मैं चाहूंगी हिमांशु जी ने जो किए हैं उनके आप दे दीजिए। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई में आंकड़ों को छिपाया जा रहा है और क्यों? देखिए, हिमांशु जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आज बड़ा दुख हुआ। तो जिस तरीके से उन्होंने अनर्गल बातें करी, जिस तरीके से गलत फैक्ट की, जिस तरीके से जिसको बदनाम करने की कोशिश की कि भारत सरकार ने, अरे सरकार तो सबकी है, भारत तो सबका है, देश तो सबका है, तो उन्होंने एक पैसा नहीं लगा। विदेशी पैसे हमारे यहाँ पे वैक्सीन बनी, विदेशी पैसे से हमारे यहाँ पे काम चल रहा है। अदरवाइज तो हम करने लायक नहीं है, हम भूखे नंगे। आप क्यों जो अंग्रेज हमारे यहाँ पे भूखे नंगे गरीबों हमारा देश बताते थे, सांप चलाने वाला देश बताते थे,
वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों देश को बदनाम कर, अरे आज हमारा देश स्पेस में टॉप पे है, हमारा देश टेक्नोलॉजी में भी टॉप पे, और हमारे देश ने पूरे विश्व के सामने डंका बजा के ये दिखाया कि हम अपनी कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके की विदेशी पैसे पे हमारा काम चल रहा है, ये गलत है। दूसरा, आप ऐसी अफवाह मत फैलाओ कि गांव-गांव में लोग सब बीमार हैं, बहुत तरीके से बीमार, महामारी फैली हुई है। अरे गांव का नाम बताओ, मैं भी घर से आता हूँ, मैं बसने का रहने वाला हूँ। गाँव में लोग और वहाँ पे बहुत सारे जो नेचुरल उनका फूड है उसमें शहर में आप कमरे में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, धूप में नहीं एक्सपोज होते, आपको विटामिन सी या विटामिन डी नेचुरली नहीं मिल पाती, उनको नेचुरली भी है और उनके पास दवाई उपलब्ध भी है। ये कह देना, मैं आपको बताऊं, यूपी में प्रॉपर किट दी जा रही है, तो 1 लाख टीम गांव-गांव जाके घर घर टेस्टिंग कर रही है, उनके पास किट भी है। अगर उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको कोरोना हो सकता है या कोरोना है, उनको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करने के बाद उनको किट दी जाती है, किट के बाद उनको समझाया जाता है इस तरीके से आने वाले 2 हफ्ते में आपको काम करना है, कैसे आपको रहना है। अगर आपकी समस्या बढ़ती है, आप हमें कॉल करिए, आपको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या दूसरे जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती कराएंगे। आपको कानपुर जिला अस्पताल में फिर क्या हो गया कि वहाँ पर जो ब्लैक फंगस का मरीज था उसे क्यों नहीं मिल पाई दवा? देखिए, महामारी में हम एक एक केस पे जाएंगे तो मुश्किल है, कुछ व्यक्तियों को, कुछ परिवारों को दिक्कत हुई होगी। क्या वो एक जिंदगी जरूरी नहीं, क्या वो एक जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं? सुनिए, महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण हर एक व्यक्ति है, लेकिन एक केस को आप पूरे देश में 25 लखनऊ में 50 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, मेरठ में 42 मामले सामने, और आप कह रहे हैं 1-2 केस। आप सबको ये बोल दो कि वहाँ महामारी फैली हुई है, वहाँ त्राहिमाम है, और आप ये कह दो कि पैरासीटामोल जैसी दवाई नहीं मिल रही है, तो ये अफवाह नहीं। तो उनको तो मैंने टोका, देखिए पैरासीटामोल पे मैंने उनको टोका, लेकिन ये सच्चाई कैसे छिपाएंगे कि जो शव मिल रहे हैं नदियों में, किस तरीके से शव बह के आए, इसमें क्या अभी भी इसमें कोई शक है? तस्वीरें किस तरीके से सामने आई, अभी उसमें भी आपको कोई सच्चाई चाहिए? क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक? आप सुनिए मैडम, आपने पहले भी देखा माँ गंगा में सब पहली बार प्रभावित नहीं हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, और ऐसे टीवी चैनल ने उन पर रिपोर्टिंग की है जो एंटी मोदी हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो बात करते हैं, और वो जो रिपोर्टिंग यानी कि अगर सच्चाई दिखा दी जाए खेमचंद जी तो वो एंटी मोदी चैनल हो गए। अब क्या चैनलों को डिसाइड करना होगा कि वो कौन से एंटी मोदी है, कौन से नहीं है? कैसी बातें करें खेमचंद जी? पूजा जी, मुद्दे की बात को आप समझो। मुद्दे की बात ये है कि 2015 में जब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब तो चैनलों ने छिपा दिया, तब महामारी आई थी, तब शव बह रहे थे। अरे सुन लीजिए मैडम, बिना महामारी के भी यदि सैकड़ों की संख्या में माँ गंगा में सब बह रहे हैं, इसका मतलब रूटीन में कुछ समाज के लोग ऐसा करते हैं। अब महामारी है, महामारी में रूटीन वाले भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो शायद कोविड से ग्रसित हो, उनको भी प्रभावित किया हो। इसका पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया है। अगर किसी को जरूरत है फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसी समस्या ना आए। लेकिन आप ये कह देना कि सारे कोविड वाले हैं और ये पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। ये गलत चित्रण है, ये गलत व्याख्यान है, ये गलत सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा खेमचंद जी। हर चीज, हर सच्चाई गलत नहीं हो सकती ना। अगर तस्वीरें देखकर भी अगर आप ये कहें कि ये सच्चाई नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं? ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं, हिमांशु जी जवाब दीजिएगा। पूजा जी, अगर 2015 में बिना कोरोना के चक्रों आज भी रिलेट करना पड़ेगा कि माँ गंगा में ये रूटीन है। ठीक है हिमांशु जी, इतना सब आज तक कभी माँ गंगा में नहीं दिखा था। जो लोग कह रहे थे कि हम माँ गंगा के बेटा हैं, नहीं, खेमचंद जी ने बता तो दिया कि गलत रिपोर्टिंग की गई है। जो चैनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो वहाँ पर गलत कर रहे हैं, बता दिया खेमचंद जी ने। इनको प्रमाण देता हूँ, सुन लीजिए। हमारे मित्र, मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ खेमचंद जी का, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भाजपा का, बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन इतना भी पक्ष में ये नहीं करना चाहिए कि उसमें आंकड़ों को छुपाया जाए या फिर सच्चाई को छुपाया जाए। एक गहमर गांव है, बक्सर जो बिहार का जिला है, और उसके नजदीक जो जिला है यूपी का, उसका सीमावर्ती यूपी का गांव है गहमर, और उस गहमर गांव में, अकेले गहमर गांव में जो लाश मिला है गंगा में, वह हजारों की संख्या में लाश वहां देखा गया है, ग्रामीणों ने बताया है। मैं इनको प्रूफ दे रहा हूँ, गहमर जाकर के ये देखे खेमचंद जी, गहमर की स्थिति आज क्या है। प्रयागराज में जो बालू में मिले
उसके अलावा जो बिहार में, जो यूपी से गंगा बिहार आती है, बिहार में बड़ी संख्या में शवों को देखा गया। लोग डरे और सहमे हुए थे, चाहे वह बक्सर हो या मुंगेर हो, दोनों जगह पर ये सबों को देखा गया है। तो ये सब, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये तमाम तस्वीरें सामने आई और अगर उसमें सच्चाई नहीं थी तो फिर एसडीआरएफ की टीम को क्यों लगाया गया, जल विभाग की टीम को क्यों लगाया गया, फिर ये भी सवाल है। दूसरी बात आप सुन लीजिए पूजा जी, पूरी हमको बोलना दीजिए। जी बिल्कुल, थोड़ा समय दीजिए। बात ऐसा है कि योगी जी अंतिम संस्कार भी नहीं करवा पाए। अंतिम संस्कार का जो व्यवस्था होना चाहिए हिंदू रीति रिवाज से, जो हिंदू सबों का अंतिम संस्कार कम से कम बढ़िया से होना चाहिए, वो भी आज हिंदू धर्म के ठेकेदार का स्वांग रखने वाले आदित्य योगी नाथ जी हिंदुओं के सबों का सही से संस्कार भी नहीं करा पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस राज्य का। बिल्कुल, सवाल ऐसे ही कई सारे बरकरार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि एक के बाद एक बीमारी दस्तक दे रही है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं क्या है, इस पर सवाल हो रहे हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।